Welcome all. So we are going to continue our chapter. Chapter is got complete. So we are going to discuss about the preamble of constitution. This is the second part of the making of Indian constitution. ये वीडियो आप टिल एंड तक देखिए बिकॉज एंड में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं. तो ये जो प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि इसी से ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है. इस प्रिएम्बल में हमारे कंट्री का जो मेन एम है, जो गोल है हमारी कंट्री का, कि क्या गोल है हमारी कंट्री का, वो चीज़ को एक्सप्लेन करता है ये प्रिएम्बल. ये जो प्रिएम्बल का आइडिया है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो थर्ड सेशन था उसमें डिस्कस किया गया था अक्टूबर 13, 1946 में. और ये जो रिसोल्यूशन है फाइनली पास हो गया था नवंबर 26, 1949 को. आई टोल्ड यू अर्लियर कि 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से तैयार हो गया था, पूरी तरह से अडॉप्ट हो गया था. बस वो जो स्टैब्लिश है वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को. इसीलिए जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. और नवंबर 26 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे. क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? बना था. ठीक है. तो कुछ टाइम बाद जो प्रीएम्बल है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चीज़ें ऐड और एलिमिनेट की गई और फाइनली जनवरी 3, 1977 में वो चीज़ अमेंडमेंट हो गई. तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुत बड़ी मतलब वो नहीं है, बहुत बड़ा एक सिलेबस नहीं है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स ऑफ दिस प्रीएम्बल. So first of all, I'm just explaining you the topic. You must read by yourself. तो ये जो प्रिएम्बल है ये फाइनली ये बोलता है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, द फ्रेज क्लैरिफाइज 3 पॉइंट्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो लोग हैं इंडिया के वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी. ओके. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मतलब जो भी चीज़ें जो डिसाइड हो रही है वो लोगों के द्वारा ही हो रही है, लोगों में से ही हो रही है और लोगों के लिए ही हो रही है. मतलब रूलर कौन है? रूलर लोग ही है. और सेलेक्ट कौन कर रहा है? वो भी पीपल ही कर रहे हैं. मतलब जो कुछ भी जो पावर है वो एमर्ज भी लोगों से हो रही है और वो लोगों के पास ही वापस आ रही है. तो इसीलिए दैट द पीपल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट द क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द पीपल, हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो कौन है? पीपल ही है. और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में ही है. तो इट इज़ द आउटकम ऑफ द विशेस ऑफ द पीपल. मतलब जो भी आउटकम होगा वो क्या है? लोगों की विशेज़ ही है. और फाइनली दैट द अल्टीमेट सोवर्जिन पावर इन अ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल. मतलब जो सोवर्जिन पावर है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है. तो इसीलिए ये जो हमारी कंट्री में जितने भी रूल्स डिसाइड होते हैं, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, इट इज़ नॉट चॉइस बाय किंग, गवर्नमेंट और एनी टाइप ऑफ फॉरेन पावर. all the source, all the authority is in the hand of free citizens. So you must understand that the preamble, matlab in other words of Dr. Ambedkar, the preamble makes it clear that the source of the constitution is the people. source कौन है? people है. जो सोवर्जिनिटी और अथॉरिटी है वो कहाँ से आ रही है? पीपल के हाथ से आ रही है, किसी बाहर वाले के हाथ से नहीं आ रही है. और फाइनली ये जो चीज़ें वो डिसाइड कर रहे हैं इसको उन्हीं लोगों को अपनाना है, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को ही दे रहे हैं. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल का मेन मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम ये बताता है. अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में कि हमारे ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सारी चीज़ों के हमारे मतलब समझने हैं. क्योंकि कुछ भी शॉर्ट में पूछा आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए. बहुत ही सिंपल है.
सोवर्जिन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम, कि हमारा कंट्री में जो भी डिसाइड होगा वो हमारे ही द्वारा होगा, कोई बाहर वाला हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी डिसीजंस होंगे वो हमारी कंट्री के लोग ही अडॉप्ट करेंगे। तो ये होता है सोवर्जिन, कि कोई बाहर वालों के बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी होगा हमारे द्वारा होगा, हम फ्री हैं और हम ही क्या है, सुप्रीम है। ओके, नाउ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1977 में ऐड किया गया था। इसका मेन एम ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटाना लोगों के बीच से, कि जो इनइक्वालिटी है, मतलब लोगों में जो सिमिलैरिटी सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ को क्या करना, कम करना। और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो सभी के लिए खोलना, सब पे उसका इक्वल राइट है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लोगों के पॉजिटिव्स के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो ये होता है सोशलिस्ट। सेक्युलर, सेक्युलर जो है वो मेनली ये बताता है कि जो कंट्री है वो एज अ कोई रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजन को मानते ही नहीं हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि जो लॉ की नज़रों में हर कोई सेम है, और देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनीबडी, एंड भले ही वो गॉड को माने या ना माने। और इसके साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि इन ह्यूमन एक्टिविटीज़, धर्म के नाम पे, मतलब बोलते हैं ना धर्म के नाम पे हम ये काम कर रहे हैं, तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे कि पहले के टाइम पे सती प्रथा, ह्यूमन सेक्रीफाइस, मतलब इंसानों की बलि देना, चाइल्ड मैरिज, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, मतलब धर्म के नाम पे इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू द डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट सिस्टम में जितनी भी पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? पीपल के हाथ में है, क्योंकि लोग जिसको चॉइस करेंगे वही क्या बनने वाला है, लीडर बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसमें आपको सिंपली ये लिखना है कि एज ऑफ 18 और अबव आर अलाउड टू वोट। ठीक है, दे आर एलिजिबल फॉर वोट एंड देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इट। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट क्या कि 18 और 18 अबव से जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, सारे अलाउड है वोट के लिए, और इसमें कोई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट, क्रीड, कलर या बर्थ ऑफ प्लेस को लेके। ओके, सो और पीपल्स पार्टिसिपेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में। रिपब्लिक, नाउ रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री का जो हाईएस्ट पोजीशन है, जो हेड होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो वो कोई एक हेरिडिटरी पोजीशन में नहीं है। मतलब क्या होता है कि पहले के टाइम में हमने ऐसा सुना है कि जैसे कोई राजा है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन का जो, मतलब उनका जो लड़का रहेगा वो क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। फिर उनका लड़का क्या बनेगा? राजा बनेगा। इस टाइप का हमने पहले देखा है। तो इस टाइप की चीज़ें आज भी कहीं कहीं फॉलो होती है, लेकिन हमारे इंडिया में वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। हमारे इंडिया में हेरिडिटरी पोजीशन प्रेसिडेंट की नहीं रहती है। हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से सेलेक्ट किया जाता है। इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्शन से। जैसे मान लो पीपल्स ने क्या किया, वोट दिया, तो उससे रिप्रेजेंटेटिव्स निकल के आए, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव वोट देंगे और तब जाके वो जो उसमें जो जीतेगा वो तब क्या बनता है? प्रेसिडेंट बनता है। तो मतलब जो इसको बोलते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस। तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहा है प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर हो रहा है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव के वोट से कौन बन रहा है?
प्रेसिडेंट बन रहा है। तो इसीलिए वो कोई एक फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा, एक हाई एक रॉयल फैमिली या रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो फ्री है, वो कोई भी बन सकता है। तो यू कैन सी हियर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर इलेक्टेड, वेयर एज इन ब्रिटेन, जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द हेरिडिटरी हेड ऑफ द रॉयल फैमिली। मतलब यू कैन सी कि कंट्रीज़ के नाम भी दिए हुए हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली से हर बार डिसाइड होता है। तो इसीलिए वो लोग हो सकता है डेमोक्रेटिक हो, लेकिन वो लोग रिपब्लिक नहीं है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक नहीं है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। नाउ द नेक्स्ट we will see is the social, economic and political justice। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, हर किसी को क्या मिलना, राइट्स मिलना, दे आर एंटाइटल्ड टू, एनी इंडिविजुअल और गवर्नमेंट वो वायलेट्स दिस राइट विल बी पनिश्ड बाय द लॉ। में जितने भी कोई भी अगर पर्सन इलीगल एक्टिविटी करता है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और जैसे कि इफ़ एनी बॉडी इज़ नॉट, मतलब उनको अगर एज अ कास्ट रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब किसी के राइट्स को छीनना क्या है, एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मीन्स ऑल आर इक्वल एंड नो बडी गेट डिस्क्रिमिनेटेड। बट ये जो वर्ड्स हैं ये बोलने में बहुत सिंपल है, लेकिन डेली टू डेली लाइफ ऐसा बहुत होता है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी वे से होता है। तो इसीलिए इनको समझना बहुत ही, मतलब अगर देखा जाए तो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो ये जो जस्टिस है ये फाइनली इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी से लिंक्ड है, और इट इज़ जस्ट मोर देन लीगल जस्टिस ऑब्टेन इन द कोर्ट। मतलब कोर्ट्स में जो जस्टिस मिलता है ये उससे भी बड़ा है, मतलब इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू द कॉमन लाइफ, कि कॉमन लाइफ में, हमारी नॉर्मल लाइफ में कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा किसी टाइप का। तो ये सब चीज़ें जो है ये नॉर्मली है, कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो इट इज़ अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के देयर कैन बी मैनी व्यूज़ अबाउट व्हाट अ राइट इज़ एंड व्हाट राइट्स अ पर्सन शुड हैव एंड हु शुड determine this right. So new thinking on the concept of rights continue to emerge with changing time। मतलब जो rights की जो definition है वो time to time change होते रहती है, तो हम इसको फिक्सली हम define नहीं कर सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, रिलीजन एंड वर्शिप। वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें फंडामेंटल राइट्स में भी प्रोवाइड किया गया है कि राइट टू freedom of religion, we are free to choose our religion, we are free to worship, we are even free to think anything, we are free to choose our profession, we are free to express and whatever we believe in। तो इसीलिए बहुत सारे फ्रीडम्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं ताकि कोई भी मतलब किसी भी टाइप का प्रेशर आए, गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं करती किसी को कि आप यही काम करो। तो इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम है सोचने की, उनकी जो भी थिंकिंग है वो उसको बोल सकते हैं, जो उनको सही लगता है, गलत लगता है वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और द ओनली कंडीशन इज़ दैट दे डू नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स। मतलब एक ही बस कंडीशन है कि किसी दूसरे इंसान के राइट्स को वायलेट मत करो। तो जस्टिस, फ्रीडम जो है वो भी एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि लीगली राइट। तो मतलब यू कैन सी हियर कि आर कैपेबल एंड ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल कम, नाउ इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इक्वालिटी को हम दो वे में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो वे से समझाया है इक्वालिटी को। एक तो है इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्टेटस क्या होता है, स्टेटस एक प्रकार से हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, राइट। तो लॉ की नज़रों में हर कोई सेम है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, लॉ की नज़रों में हर कोई सेम है। एंड सेकंड थिंग ये कि इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि मान लो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है प्रोवाइड जो की जा रही है वो सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई लॉयर की पोस्ट निकली है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगेगा, लॉ की डिग्री मांगेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी लॉ की डिग्री होगी वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मैटर ये नहीं करता कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मैटर ये नहीं करता कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है। तो अगर उसके पास उस चीज़ की डिग्री है तो वो उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ आती है इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इन दिस वे वी सी कि जितने भी प्रीएम्बल में जितने भी की पॉइंट्स थे वो सारे हमने स्टडी कर लिए। एट लास्ट ये पेज नंबर 167 में ये एक लाइन दी हुई है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द काइंड ऑफ स्टेट इट विशेस टू स्टैब्लिश। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि वो इस टाइप का स्टेट चाहता है। अब वो किस टाइप का स्टेट चाहता है वो हम देखेंगे। विच इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब वो जो फ्री हो, जिसका मतलब सोवर्जिन है, इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द जनरल गुड्स एंड देयर इज़ नो इक्वालिटी, ताकि वो हर किसी के हित के लिए काम करे और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, जिसका मतलब सेक्युलर में आ गया कि रिलीजन बेस्ड नहीं रहेगा। एंड इसके साथ ही वेयर द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, जैसे कि डेमोक्रेटिक में हमने समझा। एंड वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट डायनेस्टिक और हेरेडिटरी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैमिली से हेड गवर्नमेंट का बिलोंग नहीं कर रहा है। इट देन गोज ऑन टू एक्सप्लेन वाई वी क्रिएटेड स्टेट्स। तो टू डिलीवर, हम ऐसा स्टेट क्यों बना रहे हैं, ताकि हम डिलीवर कर सके जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स एंड प्रमोट हार्मनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल। सो इन दिस वे ये जो प्रियम्बल है ये ख़त्म हो गया, मतलब हमारा जो मीनिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का वो चैप्टर ख़त्म होता है। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके शॉर्ट मतलब एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं फिलअप्स में, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रुप ऑफ लॉज है जिसके थ्रू मतलब गवर्नमेंट रन करता है। और 1772 और 73 को फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए। ठीक है, इन 1935 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने पास किया था फॉर रूलिंग इंडिया। ठीक है, एंड 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें कि 29 रिप्रेजेंटेटिव्स थे 11 स्टेट्स के। स्टेट्स यहाँ पे प्रोविंशियल को बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि प्रोविंशियल स्टेट्स थे और इसके साथ ही क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रोविंशियल मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे। एंड 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एंड इसके जो चेयरमैन थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो भीमराव अंबेडकर था। ये सारी चीज़ें याद कर लेना, यही पूछता है। ठीक है, 26 नवंबर को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट द फिल अप द ब्लैंक्स। हमने ये देखा कि चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, ही वॉज द ड्राफ्ट कमिटी, राइट, ड्राफ्टिंग कमीशन, कमिटी भी लिख सकते हो। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड now we will come to the next. This is the master column. So you can see this कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे,
He was Dr. Rajendra Prasad. Characteristics of Constitution. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कौन है प्रोटेक्टर? ही इज सुप्रीम कोर्ट, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को. प्रेसिडेंट कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? अगेन अम्बेडकर. एंड टू सिक्योर पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन है? पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सिक्योर करने वाला है? ही टू सिक्योर फंडामेंटल ड्यूटीज़. मतलब जो हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में आता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैड सीन इट इज ठीक है. Okay, so Indian Constitution implemented in 26 January 1950. And when was the first Constituent Assembly? कब हुआ था? 9th दिसंबर को हुआ था. ठीक है. और Constitution is a document of laws, right? And the next is how many sections are there in the Indian Constitution? It is 395. Okay, so in this way this chapter is got complete. I hope this is clear for all, right? So thank you.